Hello students, welcome to my channel Teach Yourself Physics. This is हिमांशु कुमार। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि चार्ज और उसके टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के 12th क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में स्टूडेंट मैं 2-3 पहले बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा और 2-3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे नीट वगैरह में या फिर सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। स्टूडेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जैसे फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा दैट इज अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में क्या होता है? अगर अट्रैक्शन है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर दो बॉडी कोई अपोजिट चार्ज होता है, जैसे ये प्लस चार्ज होगा और दूसरा वाला बॉडी अगर यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। क्या होता है? फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि टू अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। स्टूडेंट फिर उसके बाद सेकेंड मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, दैट इज रिपल्शन प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट रिपल्शन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर कोई दो बॉडी होता है और दोनों बॉडी को सेम चार्ज कर दिया जाए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो या फिर नेगेटिव नेगेटिव कर लो। अगर ऐसा करते हो तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स क्रिएट होगा, बस इस बार क्या होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। इसका मतलब होता है कि अगर सेम चार्जेस हो, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उन दोनों के बीच रिपल्शन प्रॉपर्टीज हो जाती है। इट मीन्स सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। उसके बाद स्टूडेंट मैं थर्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज थोड़ा सा एप्लीकेशंस में नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है? अच्छा मान ले, इस प्रॉपर्टीज को समझना है, सो इजी है। अगर मान ले हमारे पास क्यू चार्ज है, अगर वो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज कैसा हो? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये मूव ना कर रहा हो। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट चार्ज ऑलवेज क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट अगर कोई भी चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बट स्टूडेंट अगर यही चार्ज अगर बिल्कुल यहां से अगर इसे मूव कराना स्टार्ट करते हैं, यानी मोशन में होगा, मोशन, तो अगर ये मोशनल चार्ज है तो मोशनल चार्जेस दो चीजें क्रिएट करेंगे, दो चीजें प्रोड्यूस करेंगे। क्या? पहला ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस magnetic field. It means student always remember rest charge only create what? Electric field, and the motional charge create electric field as well as magnetic field. तो स्टूडेंट ये हमारे पास तीन इसके बेसिक प्रॉपर्टीज थे चार्ज के, कि अट्रैक्शन में क्या होता है तो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। अगर वो सेम चार्जेस होगा आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेगा? वो रिपल करेगा। और उसके बाद अगर उसी चार्ज को अगर मैं रेस्ट कंडीशन में रखूं तो रेस्ट चार्ज ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सेम चार्ज को अगर मैं मोशन में कर दूं तो मोशनल चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये थ्री बेसिक्स प्रॉपर्टीज थे, बट इसके बाद जो मैं आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को भी देखते हुए और नीट एग्जाम को भी देखते हुए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक। अब आते हैं जरा थोड़ा मेन प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉपर्टीज क्या है भाई? मेन प्रॉपर्टीज 3 ही है यार, इतना टेंशन ही लेने की बात है। पहले मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? ऑलरेडी 11th क्लास में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये सिस्टम है। क्या है स्टूडेंट? सिस्टम। और इस सिस्टम का टोटल नेट मास कितना है? m। फाइनली अगर इसका पूरे सिस्टम का नेट मास m है तो ये नेट मास किस पे डिपेंड करता है? इनसाइड जितने भी छोटे छोटे मास m1, m2, m3 जिसे हम डेल्टा के फॉर्म में रखते हैं, अगर इनके सम के इक्वल होगा। ये तो हम लोगों ने 11th क्लास में रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम का नेट मास हमें फाइंड करना हो तो वो क्या होता है? नेट मास इज इक्वल टू ऑलवेज सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल मास प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, ऐसा कहा था। यानी यहाँ पे डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डेल्टा m3 एंड सो ऑन, ऐसा कहा था। बट स्टूडेंट ये सेम चीज हमें चार्ज में भी पढ़ना होता है। कैसे? अब मान ले कि ये आपका ए बी कोई सिस्टम है, ये ए बी हमने सिस्टम है, और इस सिस्टम का हमें अब क्या फाइंड करना है? नेट चार्ज फाइंड करना है। एंड नेट चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल Q फाइंड करना है। किसका? इस पूरे सिस्टम का। और जहां जहां हमने यहाँ पे मास रखा था डेल्टा, वहां अब हम क्या प्लेस कर देते हैं? Q, चार्ज। चार्ज प्लेस करेंगे, चार्ज नहीं, चार्ज। हाँ, अभी चार्ज नहीं खाना। तो फाइनली यहाँ पे हमने Q1 प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने Q2 प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने Q3 प्लेस कर दिया। और इस सिस्टम में कोई भी हो सकता है, जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और भी बहुत सारे Q चार्जेस, Qn चार्जेस को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट इस चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर किसी भी सिस्टम का हमें नेट चार्ज फाइंड करना होता है तो वो जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 लाइक दिस। तो ये हमारा Q नेट चार्ज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस Q। स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब ये बहुत ही इजी था। इतने के एडिटिव ऑफ चार्ज में क्या करना है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो, चाहे वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर उस सिस्टम का हमें टोटल नेट मास अगर हमें फाइंड करना होता है तो नेट मास हमेशा उसके इंडिविजुअल जितने भी इनसाइड प्रेजेंट होने वाले चार्जेस होते हैं उनके समेशन के यानी कि सम के इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? चलो देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में 3 पॉइंट डिस्कस हमें करना है। सपोज कर, लेट अस कंसीडर ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम है और इस सिस्टम के इनसाइड बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Qn। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया है, वो कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसे तो हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया जो आइसोलेट है।
अब ये कहता क्या है भाई, आइसोलेट सिस्टम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एकदम सिंपल सा लैंग्वेज अगर बोलो छोटे बच्चों की तरह, तो ऐसा बोल सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा हम बचपन से सीखते आए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह में हम लोगों ने सीखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बट यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, एक्चुअल इसका मीनिंग्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें डिस्कस करना होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट इन isolated system remain constant। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इस पे जितने भी चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड किया है वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक बात याद रखना कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। सेकेंड पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय। नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और जितने भी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो प्रेजेंट चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट है तो ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इजिली। अब इसका थर्ड पॉइंट, अगर स्टूडेंट ऐसा है कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम का चार्ज अगर कांस्टेंट है, वो क्रिएट डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, तो आखिर होगा क्या, करेंगे क्या उस चार्ज का। तो अब हम थर्ड मेन पॉइंट पे आते हैं, इट ओनली ट्रांसफर from one body to another body। ओ तो एक्चुअल फंडा तो इसका ये है, एक्चुअल फंडा इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये था कि कांस्टेंट चार्ज को ना तो क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, तो करेंगे क्या, अगर ये कांस्टेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसके चार्ज को सिर्फ वन बॉडी टू अनदर बॉडी सरफेस पे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स के भी एग्जाम्पल आते हैं। और उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, वो जो 10th क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था, याद करो 10th क्लास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने फिजन पढ़ा था, उसको भी मैं रिलेट कराऊंगा इससे। अभी देखते हैं कैसे होता है। चलो भाई इसके एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पहले स्क्रीन पॉज करके इसको पहले लिख लो। 3 पॉइंट्स होते हैं, टोटल का टोटल रिमेन कांस्टेंट होता है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप इसको हाईलाइट कर लेना, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कुछ केमिकली कुछ फिजिकली, ऐसे देखते हैं क्या है। आज बेटे आज तो फिजिक्स पढ़ के ही रहेंगे हम लोग, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो भाई आगे आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, चल मान लेते हैं वो हम लोग ग्लास और एक प्लास्टिक वाला एग्जांपल लेते हैं पहले। सो इजी एग्जांपल है, ये सीलिंग है और सीलिंग से मैंने एक ग्लास रॉड को सस्पेंड कर दिया। ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या है मैं लिख भी देता हूं, ये ग्लास है, ओके। अब क्या करता हूं मैं यहां पे एक और रॉड लेता हूं। ये रॉड क्या है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज। अब सोच कि इस प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के पास लेके जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, क्या ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है या रिपल्सन प्रॉपर्टीज है। तो ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपोजिट चार्जेस है। अब सोच कि इन दोनों बॉडी को हम रब करते हैं, क्या करते हैं,
इन दोनों बॉडी को रब करते हैं। तो रबिंग करने के टाइम क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ चार्जेस इन दोनों बॉडी से ट्रांसफर होंगे, कुछ इससे इस पे जाएगा और कुछ इससे इस पे आएगा। तो सोच कि अगर ये प्लास्टिक रॉड से 2 - q चार्ज इस ग्लास पे जाता है और यहां पे फिर +2 चार्ज ग्लास की रॉड से प्लास्टिक पे आता है, तो इस पूरी सिस्टम का मैं चार्ज फाइंड करने के लिए कहूंगा तेरे से। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल चार्ज इन सिस्टम। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था ग्लास पे, +6q, ठीक है। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था, 1 2 3 4 5 6 प्लस -6q, ऐसा। अगर इन टोटल सिस्टम को अगर मैं देखूं तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। और आफ्टर ट्रांसफर, ये तो बिफोर ट्रांसफर था, आफ्टर ट्रांसफर जब इससे चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है, कहां से कहां, प्लास्टिक से ग्लास पे, ग्लास से प्लास्टिक से। तो सोच कि अगर 2 - q चार्जेस यहां से निकल के पॉजिटिव वाले पे जाते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा, अभी भी तो ये 6 ही था। और अगर पॉजिटिव वाले से 2 चार्ज निकल के नेगेटिव पे आ जाए तो उसका वैल्यू कितना है, तो भी 6 ही होगा टोटल चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पूरे सिस्टम का मैं कभी भी चार्ज अगर फाइंड करूं तो वो कैसा होगा, एक आइसोलेट सिस्टम की तरह होगा जो ऑलवेज 0 और कांस्टेंट होगा या नहीं, ये समझ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है तो एक बात तो पहला पॉइंट क्लियर है कि उसकी टोटल चार्ज क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व होगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि कोई भी सिस्टम होगा उस पे से ना तो चार्ज को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं और ना ही मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो और थर्ड पॉइंट क्या होगा, जब मैंने क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया तो इसमें से हुआ क्या, इन दो सिस्टम में देखा हमने कि सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हुआ, कहां, ग्लास टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू ग्लास, ग्लास टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू ग्लास, ऐसा ही हुआ। और टोटल चार्ज जब हमने पूरे सिस्टम का फाइंड किया तो कितना आया, कांस्टेंट, यानी कि 0। चला एक केमिकल कंपाउंड का फाइंड करके दिखाता हूं मैं तेरे को। सेकेंड एग्जांपल मैं दूंगा, एक केमिकल कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा है, नाम सुना होगा 10th क्लास में और 11th में भी सुना होगा, इजी सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल दूंगा मैं जिसका नेम है NaCl। ये NaCl क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है यहाँ पे ये। अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल चार्ज, इस पूरे NaCl सिस्टम का, केमिकल सिस्टम का टोटल चार्ज मैं फाइंड करूंगा बिफोर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन। यानी जब इसे ब्रेक करके मैं अलग अलग कर दूंगा इस कंपाउंड को, और जब ये ऑलरेडी बिल्कुल कॉम्पैक्ट, मतलब एक साथ था दोनों, तब का। चल ये तो पता होगा तेरे को कि Na+ होता है और Cl क्या होता है, माइनस। तो बिफोर डिकम्पोजिशन जब ये ब्रेक नहीं हुआ था तो इस पे टोटल चार्ज कितना था, एक +q था और एक -q था, एक +q और दूसरा -q। जब इस कंपाउंड को मैंने क्या किया, ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया, Na+ Cl-। तो जब इस कंपाउंड को ब्रेक किया तो मैं टोटल चार्ज फाइंड करता हूं। इस पे फिर से देखा, +q एक था, +-q एक था। यहां पे भी मैंने देखा कि टोटल चार्ज कितना, 0। और आफ्टर डिकम्पोजिशन इसका भी चार्ज जब मैंने फाइंड किया तो भी 0। इट मीन्स ये जो NaCl केमिकल कंपाउंड वाला जो सिस्टम था, इस सिस्टम में भी हमने देखा कि टोटल चार्ज बिफोर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या है, कांस्टेंट, कंजर्व है टोटल। इसमें भी कहीं कोई भी चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये सेकेंड एग्जांपल। अब मैं तेरे को बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताने वाला हूं जिसका हमेशा हम लोगों ने गुणगान ही किया है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है उससे। थर्ड वाला एग्जांपल है, समझ ले,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे। अभी हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था स्टूडेंट कि यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235 92 235 92। अगर इस यूरेनियम को 1 न्यूट्रॉन की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कितनी? 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। जब इस रिएक्शन में यूरेनियम को 1 न्यूट्रॉन की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यूरेनियम जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल, पागल सा हो जाता है। और अनस्टेबल होने के बाद ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होता है तो दो अलग अलग चीजों में ब्रेक होगा, एक तो क्रिप्टॉन, एक तो बोरॉन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन की एक्स्ट्रा एनर्जी इसको मिल जाती है, यहां से क्रिएट होता है। और इतना क्रिएट करने के बाद फिर मिलता है इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है जिसका यूज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के प्रोडक्शन में करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। इस पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको चार्ज कंजर्व करेंगे। अगर यूरेनियम पे चार्ज की बात करो तो Q इज इक्वल टू टोटल है कितना? 92। तो ये बिफोर ब्रेकडाउन है, बिफोर ब्रेकडाउन रिएक्शन के बिफोर ब्रेकडाउन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने थे? 92। और यहाँ पे अगर मैं देखूं क्रिप्टॉन की कितने हैं? 36 और ये मिलेंगे 56। और आफ्टर ब्रेकडाउन जैसे ही 1 न्यूट्रॉन की अगर एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं तो 92 चार्ज था। और जब हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन किया क्रिप्टॉन और बोरॉन में, तब हमने क्या देखा कि यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी थी? 36 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी? 56। और न्यूट्रॉन के पास टोटल जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। यहाँ पे भी कितना होगा? 0। तो अगर टोटल बिफोर फ्यूजन यूरेनियम की टोटल नंबर ऑफ चार्ज अगर मैं फाइंड करूं तो कितना है? 92। बट आफ्टर फ्यूजन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज इस सिस्टम का फाइंड करूं तो भी मिलेगा हमें कितना? 92। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कंडीशन में भी ये जो हमने सिस्टम बनाया है वो भी एक आइसोलेट रिएक्शन कह सकते हो इसको। ये जो रिएक्शन सिस्टम है वो कैसा है? आइसोलेट है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का टोटल चार्ज 92 था बिफोर फ्यूजन, और आफ्टर फ्यूजन भी पूरे सिस्टम का अगर मैं चार्ज फाइंड करूं तो कितना था? 92। इट मीन्स गाइस बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, केमिकल, फिजिकल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हमने देखने को मिलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उस सिस्टम को फॉलो करता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल है। इन सारे एग्जाम्पल से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर मेडिकल के एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद एक और मैं बहुत ही, अभी तक आप लोगों ने वो वाला प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी, बेसिक वाली नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ। तो अब मैं जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। कैसे कैलकुलेट करना है चलो देखते हैं। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एक्चुअली इसको हम लोग कैलकुलेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से थोड़ा सा रिलेट करूंगा मैं इसको। कैसे? मैंने कहा था कि अगर कोई आइसोलेट सिस्टम है तो आइसोलेट सिस्टम में हमेशा टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और वो क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो सपोज करें स्टूडेंट कि अगर कोई बॉडी है इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, अगर कोई यहाँ पे बॉडी है नेगेटिवली चार्ज किया, और इन दोनों बॉडी के बीच में हमने चार्ज को क्या कर लिया? ट्रांसफर किया। क्या किया? ट्रांसफर। एक पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा था, एक नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा था। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि मैंने कहा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसा समझ में आता है। बट जब दो अननोन बॉडी को, दो अननोन चार्ज बॉडी हो
और उसको आप रब करोगे या कंडक्ट करोगे या इंड्यूस करोगे तो उसमें से भी चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफर होता है। तो उसी कैलकुलेशन को हमें कैलकुलेट करना है किस मेथड से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई में जब हम चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो कैलकुलेशन होता है Q इज इक्वल टू ट्रांसफर्ड चार्ज, N इज इक्वल टू नंबर और integer and E is equal to इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज हमें फाइंड करना हो तो हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी चाहिए। मैंने कहा कि स्टूडेंट अगर बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा, अगर बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो यहां हमें क्या चाहिए होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछी जाती है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, नोट कर लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट मैं बताता हूं आपको यहां पे कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Cause of quantization of charge। Cause of quantization of charge क्या होता है स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is due to transfer of electron or charge from one body to another body। स्टूडेंट ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों आता है, क्योंकि चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल नेचर का होता है और वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो क्या करता है, ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये हमें कैलकुलेशन करने को मिलता है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इस पे। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स में भी क्वेश्चन हैं इस पे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज हमें क्या करना है स्टूडेंट, 1 कूलम ऑफ चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है कि कितना होता है। तो जैसे यहाँ पे गिवन दैट है, गिवन है हमारे पास क्या, चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ फार्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन का फार्मूला Q इज इक्वल टू एन होता है। क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन होता है। तो स्टूडेंट चल इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करना है Q अपन E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1, और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। जब तो इसको सॉल्व करेगा तो फाइनल फॉर्मूला होगा, सॉरी फाइनल वैल्यू होगा
6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन हटा दे इसको, दैट विल बी योर आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप चाहो तो 1 कूलम की जगह 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम को भी आप इस पे पुट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं एक सेकेंड और क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करना इसको। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है जो मैं कराने जा रहा हूं। चल, कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ पानी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ पानी। 1 कप पानी में आपको टोटल चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया क्या हुआ है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर गिवन है आपके पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके स्टूडेंट, तो ये गिवन है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले तो n कैलकुलेट करना होगा और n का फॉर्मूला होगा हमारे पास n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूलर मास, सॉरी टोटल मास कर लेते हैं, टोटल मास ऑफ पानी अपन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 और 1 कप ऑफ वाटर को हम यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ वाटर कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी कितना होता है, 18 होता है। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी इसको n पे पुट करो और n पे पुट करने के बाद ई गई वैल्यू यहाँ पे पुट करो और Q कैलकुलेट करो और मुझे इसका आंसर मेरे इस वीडियो में कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।